योग साधना हमें जीवन के हर पहलू को ठीक से जीने के लायक बना देती है और इसीलिए सिद्धांत हमने बनाया कि योगी बने उपयोगी बने। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि बड़े होकर के हमारे बच्चे बड़ा काम करेंगे, लेकिन नहीं, हमारे बच्चे बड़ा काम करते हुए बड़े होंगे। हमारे बच्चे साधना करते हुए बड़े होंगे। उनका शारीरिक विकास बचपन से ही अगर अवरुद्ध हो जाए तो बड़े होने की आपको इंतज़ार करना बेकार है। वो सही समय पर ही प्रयास किया जाना चाहिए। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास, इस पर ही निर्भर करता है कि हमारा कल का समाज कैसा बनेगा। हमारे नन्हे बच्चे गगन की ऊंचाई को छुएं और इसीलिए छोटे बच्चों के लिए आज हम चर्चा करते हैं छुएं गगन हमारे बच्चे। कद के छोटे रह जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। आनुवांशिक कारण, यानी परिवार में ही सब लोग छोटे हैं, दादा नाना, या फिर बच्चे का प्रॉपर आहार ना होना, उसके शरीर को प्रॉपर एक्सरसाइज न मिलना। योग साधना में ऐसे उपाय हैं जिनसे हम इन कारणों का निराकरण कर सकते हैं, यानी हमारी पैरों की हड्डी को लंबा करने में, रीढ़ की जो कशेरुकाएं हैं उनके गैप को बैलेंस करने में और बच्चे की हाइट को बढ़ाने में जो कैल्शियम और जिलेटिन जैसी तत्व हैं उनकी पूर्ति करने में उपयोगी हो सकती हैं ये यौगिक क्रियाएं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों को सबसे पहले करना चाहिए ताड़ आसन। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ताड़ के पेड़ की तरह से हमारे बच्चे लंबे हों। लंबाई का जब उदाहरण आता है तो ताड़ का उदाहरण हम देते हैं। इसके लिए खड़े हो जाते हैं। यथा नाम तथा गुणा, यानी जैसा आसन का नाम होता है ऐसे ही उसके गुण होते हैं। ताड़ आसन बच्चों को ताड़ के पेड़ की तरह से लंबा करने में सहयोगी आसन है। प्रतिदिन सुबह उठ करके इन आसनों का अभ्यास करें। ताड़ासन के लिए पैरों के पंजों को आपस में मिला करके रखें, एड़ी को आपस में मिला करके रखें, हाथों को सीने के सामने इस प्रकार से क्रॉस कर लें कि हथेलियों का रुख जमीन की तरफ रहे और दोनों कोहनियां एक लाइन में आ जाएं। श्वास भरते हुए 3 काम करने हैं। हाथों को सामने की तरफ खींचना, सांस को साथ साथ भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाना और तीसरा काम एड़ी को भी ऊंचा उठा लेना, यानी पंजे के ऊपर पूरा बैलेंस हो जाएगा। आपके पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटने, कूल्हे, कमर, कंधे और बाजू सब कुछ ऊपर की तरफ खींचा हुआ। यहाँ रुके रुके बच्चे श्वास रेगुलर जारी रख सकते हैं, लेकिन शरीर ऊपर की तरफ ही तना रहेगा। उसके बाद 3 ही काम वापसी में करने हैं। हाथों को वापस पूर्व स्थिति में लाते हुए जंघाओं के सामने ले आना, सांस का बाहर छूट जाना और फिर एड़ी का भी जमीन पर लौट आना। देखिए, योगाभ्यास में अभ्यास और वैराग्य इनको साथ जोड़ करके चलेंगे तो हम पूरा लाभ ले पाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा कि योग साधना का लाभ चाहे वो कर्म के क्षेत्र में है, चाहे यौगिक क्रियाओं के क्षेत्र में है, अभ्यास को वैराग्य से जोड़ दीजिए। यानी इसी तरह से यौगिक क्रियाओं में भी परफेक्ट एफर्ट फॉलोड बाय परफेक्ट विड्रॉल, यानी जिस समय हम क्रिया कर रहे हैं तो पूरा एफर्ट करें और जिस समय हम विश्राम कर रहे हैं तो पूरे शरीर का शिथिलीकरण कर दें, बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वास को सहज यानी नॉर्मल चलने दें। नॉर्मल श्वास होते ही फिर दोबारा से इसी पोजीशन को लेकर के हम दोहराते हैं और इस प्रकार से प्रतिदिन बच्चों को उतना अभ्यास करना चाहिए जितना वो नियमित रख सकते हो। जैसे खाने में हम अक्सर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक बार तो खा लेते हैं, लेकिन पता चला कि उसके बाद महीना भर ना दूध मिला है ना बादाम मिले हैं, तो ऐसे भोजन का क्या फ़ायदा। आप अभ्यास भी थोड़ा करें लेकिन नियमित करें। तो इसको 5 बार दोहराएंगे ताड़ासन को और उसके बाद में हम अगली क्रिया पर आ जाएंगे। ताड़ासन के बाद हम लेते हैं हस्तपाद आसन। हस्तपाद आसन यानी हाथ और पैरों से जुड़ा हुआ आसन। इसमें हमें ताड़ासन की तरह से ही एड़ी और पंजे मिला करके खड़े होना है। प्रार्थना की स्थिति में
हाथों को सामने जोड़ लेते हैं इस तरह से कि जो अपर आर्म है यानी हमारी कोहनियों से ऊपर का बाजू वो रिब्स के साथ में चिपका रहेगा। दोनों हथेलियों को दीपक की लौ की तरह से मिला देंगे और अंगूठों को कंठकूप से यानी गर्दन का जो एक गड्ढा है इससे स्पर्श कर देंगे। ये विशुद्धाख्य चक्र कहलाता है। और इस विशुद्धाख्य चक्र की जो लोग जागृति कर लेते हैं, यानी जिन साधकों का योगाभ्यास करते करते विशुद्धाख्य चक्र जागृत हो जाता है, तो वो भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। उनका थायराइड ग्रंथ जो है ग्रंथि है वो सही से काम करती है, जिससे शरीर का सामान्य विकास जो है वो अवरुद्ध नहीं होता है। आइडियल फॉर्म में आप अपने बॉडी को ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेयर की पोजीशन में अंगूठे का कंठकूप के ऊपर हल्का सा दबाव जरूरी है। इस पोजीशन से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं, यानी जब जब हाथ ऊपर उठता जाएगा तो सांस भरते चले जाएंगे। ऊपर पूरा बदन खींचा तो सांस पूरा भर गया। इसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते जाना, यानी क्रिया और श्वास एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। श्वास छूटता जा रहा है, हम आगे झुकते जा रहे हैं। जब पूरा आगे झुक गए और पैरों के टखनों को हमने पकड़ लिया तो फिर माथा भी घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। ये मत सोचना कि जो योग साधक भीम आपको करके दिखा रहे हैं कि हमें आज ही ऐसा करना है। नहीं, आपकी यात्रा उस जगह से शुरू होती है जहां आप खड़े हुए हैं। अब हम इसी तरह से श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आते हैं। श्वास भरते जाएंगे, उठते जाएंगे। जैसे आगे झुकते समय हम सांस छोड़ते जा रहे थे और झुकते जा रहे थे, ऐसे ही हम इसमें वापसी जब आएंगे तो श्वास भरते जाएंगे और उठते जाएंगे। वापसी में पूरा बदन ऊपर खिंच जाना चाहिए और तब सांस छोड़ते हुए वापस प्रेयर पोजीशन में यानी प्रार्थना की स्थिति में लौट आते हैं। मैंने कहा कि हमारी यात्रा वहाँ से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हुए हैं। किसी छोटे मोटे स्टेशन पर खड़े होकर के आप सुपरफास्ट और शताब्दी ट्रेन नहीं पकड़ सकते, राजधानी एक्सप्रेस नहीं पकड़ सकते। आप पहले बड़े स्टेशन पर आ जाते हैं, वहाँ से फिर आप लंबी दूरी की सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ लेते हैं। ऐसे ही जो बच्चे बिल्कुल योगाभ्यास नहीं करते तो वो ज़रूरी नहीं है कि उनका घुटना पहले ही दिन घुटना और माथा छू जाए या पहले ही दिन वो ज़मीन को और टखनों को पकड़ लें। नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करिए, क्योंकि ये सिद्धांत है योग साधना का कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति नहीं करनी चाहिए। आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति तो हर जगह नुकसान देती है। अगर आप अमृत भी अधिक मात्रा में खा लें तो वो भी आपके लिए विष का काम करता है। ऐसे ही विष का भी अगर चिकित्सकों के मार्गदर्शन में प्रयोग होता है तो वो जीवन धारण के लिए होता है। तो यौगिक क्रियाओं में जैसे अभी हमने बताया कि हस्तपाद आसन करना है तो अति नहीं करनी, किसी भी आसन में नहीं करनी है। इसके बाद हम लेते हैं बैठ करके पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन हाइट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ साथ ये हमारे मल त्याग क्रिया को भी रेगुलराइज करता है, पेट को मोटा नहीं होने देता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि लीवर हमारा इतना मजबूत हो जाता है कि हर चीज़ जो हम खाते हैं उसका पूरा रस आप निकाल सकते हैं और आप हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से भी कभी ग्रसित नहीं होते। इसमें पैर फैला करके बैठते हैं सामने की तरफ। प्रार्थना की स्थिति जैसे बताई थी उसी तरह से होगी, यानी अपर आर्म रिब्स के साथ टच करेगा, हथेलियाँ दीपक की लौ की तरह से रहेंगी, अंगूठे कंठकूप को स्पर्श करते हुए होंगे और श्वास भरते हुए उसी तरह से जैसे हस्तपाद आसन में हमने किया था ऊंचा बदन खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए पहले लोअर बैक से झुकेंगे, फिर सांस छोड़ते छोड़ते मिडिल बैक से झुकेंगे, पैरों को पकड़ लेंगे, लास्ट में अपर बैक और फाइनली अपने माथे को घुटने से छू देंगे। इस तरह से जब हम करने लगे तो कोहनी भी ज़मीन पे छू देनी है, लेकिन मैंने बताया कि पहले ही दिन ऐसा नहीं होगा। आप जो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं वो परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। परफेक्शन तक आपको पहुंचना है, लेकिन परफेक्ट को देख करके हिम्मत मत हार जाइएगा कि ऐसा तो हमसे होगा ही नहीं। ऐसा नहीं सोचिएगा, आपसे होगा और ज़रूर होगा। ये पश्चिमोत्तान आसन में रुके हुए आप श्वास जारी रख सकते हैं। जितनी देर रुकें सांस धीरे धीरे लेते रहिएगा और फिर श्वास भरते हुए पहले कोहनी को सीधा करें, फिर चेहरा ऊंचा उठाएं, फिर इसी तरह से धीरे धीरे कमर को भी सीधा करते हुए हाथों को ऊंचा आसमान तक उठा करके और जब पूरा सांस भर जाए तो फिर प्रेयर पोज में आकर के यानी प्रार्थना की स्थिति में आकर के रिलैक्स करें। रिलैक्सेशन का क्या तरीका है, क्योंकि जब आपने इस क्रिया को किया था
तो लोअर बैक में और जंघाओं के पिछले हिस्से में, खासतौर से आपके जो फेमर बोन्स हैं, जो पैरों की हड्डी हैं, ऊपर वाली हड्डी, उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आ जाता है, उससे जुड़े हुए मांसपेशियों में। पीछे हाथ टिका करके शरीर का वजन पीछे ढीला छोड़ दीजिए, तो इससे आपको जिन अंगों में तनाव था उन अंगों में रक्त का संचार पूरी तेजी के साथ बढ़ जाएगा। उन अंगों का पोषण जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा और इसलिए आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो ये हुआ आपका पश्चिमोत्तानासन। और इसके बाद जो हाइट अच्छी बढ़ाने के इच्छुक बच्चे हैं उनको लेना चाहिए सर्प आसन और ऊष्ट्र आसन। सर्प आसन के लिए पेट केवल लेटते हैं। पेट केवल लेट करके, सांप को आपने देखा होगा, सांप की दुम पीछे लंबी होती है, तो ऐसे पैरों को मिला लेते हैं और पैरों को लंबा कर देते हैं, यानी पैर का जो नाखून है वो ज़मीन के ऊपर छूने चाहिए। हाथों को कंधों के नीचे ले लेते हैं इस तरह से कि आपकी कोहनियाँ रिब्स के साथ चिपकी रहें। आंखें बंद करेंगे और श्वास भरते हुए चेहरे को ऊंचा उठाएंगे। श्वास भरते जाएं, उठते जाएं। उतना उठना है जितना आप रीढ़ की ताकत से उठ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि यथा नाम तथा गुणा, योग की क्रियाएं नाम के अनुसार होती हैं। सर्प की तरह से हमें इसको करना है। सर्प को आपने देखा होगा कि सांप के कोई हाथ नहीं होते जिनके सहारे वो उन पर वजन डाल करके ऊंचा उठ जाए, वो केवल रीढ़ की सहायता से अपने फन को ऊंचा उठा लेता है। ऐसे ही हमने सर्प आसन में अपना फन ऊंचा उठाया हुआ है। और इस समय में चेहरे में कोई टेंशन मत लाइए, आंखों पे कोई जोर मत डालिए, सहज रखिएगा जितना आप, क्योंकि योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जोर डालें, माथे पे ऊपर आंखें करने की कोशिश में त्योरियाँ चढ़ जाएं, माथे पे रिंकल्स आ जाएं, नहीं। योगाभ्यास से आपकी सुंदरता बढ़नी चाहिए। ऐसे रुकें, चेहरे की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होने दें, कंठ की तरफ ऊर्जा का प्रवाह होने दें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हथेली का तकिया बना करके शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ये हुआ सर्प आसन। ढीला छोड़ने का मतलब जो मैंने अभी बताया कि एफर्ट फॉलोड बाय विड्रॉल, परफेक्ट एफर्ट, परफेक्ट विड्रॉल। पूरा प्रयास करिएगा और फिर धीरे से बदन को ढीला छोड़ दीजिएगा और पूरा शिथिलीकरण हो जाए। हमारा स्केलेटन सिस्टम, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबको पूरा रिलैक्सेशन मिले। जब पूरा रिलैक्सेशन मिलेगा तो फिर आप फिर से रिजुविनेट हो जाएंगे एंड यू विल बी इन ए पोजिशन टू परफॉर्म स्टिल बेटर। इसके बाद में हम लेते हैं ऊष्ट्र आसन। ऊष्ट्र आसन में इसी तरह लेटे लेटे या फिर बैठ करके, दो तरह से ऊष्ट्रासन होता है। तो इसमें जो भीम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो बैठ करके ऊष्ट्रासन दिखाएंगे। इसमें पंजों के बल इस प्रकार से बैठ जाते हैं कि पंजे पर शरीर का वजन है और टखनों को हम हाथों से पकड़ लेते हैं। अपने टखनों को ग्रिप कर लेते हैं दोनों हाथों से और फिर श्वास भरते हुए हमारा सीना और हमारा पेट इसको ऊंचा उठा लेते हैं। बाजू हमारे बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, पूरा वजन अपने हमारे एड़ी और टखनों के ऊपर टिक जाता है, सिर को पीछे ढीला छोड़ देते हैं। ऊष्ट्र आप जानते हैं ऊंट को कहते हैं, यानी ऊंट की खासियत है, आपने देखा होगा ऊंट की ऊंचाई कितनी होती है। ऊंट के शरीर का, यानी विषम परिस्थितियों में भी वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन नहीं मिलता जिस स्थान पर रेगिस्तान में ऊंट होता है, लेकिन ऊष्ट्र आसन की स्थिति उसी तरह से कम संसाधनों में भी हमारे शरीर के विकास को प्रभावित करती है और ऊंट की तरह की ऊंचाइयों को हम छू लेते हैं। श्वास चलता रहता है, आंखें बंद रहती हैं। इस अवस्था में रुके रहें थोड़ी देर, क्योंकि श्वास चल रहा है तो आप धीरे धीरे अभ्यास का समय बढ़ाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस बैठ जाते हैं वज्रासन की अवस्था में। योग साधकों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिन क्रियाओं में श्वास जारी रखने के लिए कहा गया है उन क्रियाओं में हम समयावधि धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और जिन क्रियाओं में श्वास भर करके रोकने के लिए कहा गया है या श्वास छोड़ करके रोकने के लिए कहा गया है उन क्रियाओं में हम बारंबारता यानी रिपीटिशन काउंट करते हैं कि आज हम इसको 3 बार कर रहे हैं, कल 4 बार करेंगे, फिर 5 बार करेंगे, यानी धीरे धीरे बढ़ाना होता है। तो इस तरह से ये हमने किया। और लास्ट आसन जो हाइट बढ़ाने के इच्छुक बच्चों को करना चाहिए वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए कमर केवल लेट जाते हैं,
इस तरह से, क्योंकि इसका नाम ही है सर्वांग, क्योंकि जब हम कहते हैं कि छुए गगन हमारे बच्चे, तो उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। उनके शरीर भी बढ़े, उनकी बुद्धि भी बढ़े, उनकी एकाग्रता भी बढ़े, उनका सौंदर्य भी बढ़े, और सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर चरित्र बल भी बढ़ना चाहिए। तो सर्वांग आसन और सर्वांग पुष्टि, ये दो क्रियाएं ऐसी हैं जो हमारे सारे अंगों को पुष्ट करने वाली हैं। तो सर्वांग आसन के लिए भूमि पर लेट जाते हैं, हथेलियों को जंघाओं के बराबर में टिका दिया जाता है, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊंचा उठाते हैं ऐसे राइट एंगल पर, और फिर और बिल्कुल कमर को भी ऊंचा उठा लेते हैं कि हथेलियों से कमर के पीछे सपोर्ट ले ली जाए। इस तरह से श्वास भरते हुए हमने इस स्थिति को लिया, पैरों को ऊंचा उठाया और फिर सीधे पंजों को आसमान की तरफ रुख करके पैरों के अंगूठों के ऊपर अपनी नज़र टिका लेते हैं। यानी इस तरह से आंखों को स्थिर कर देना है कि पैर के अंगूठे के नाखून को आप बिना पलक झपके देखते रहें। इस अवस्था में रुके रहें। ठुड्डी गर्दन के गड्ढे को छू जाएगी, तभी बदन ऐसे सीधा हो पाएगा। इस अवस्था में रुके हुए आप श्वास जारी रख सकते हैं। सर्वांग आसन वो आसन है जिसमें आंखें खोल करके आप अभ्यास करेंगे, यानी जिस समय स्थिति में टिके हुए हैं तो आपका श्वास चलता रहे। सामान्यतया नियम है कि जिन आसनों में श्वास भर करके करने का निर्देश है, यानी कुंभक करने का, तो वहाँ पर आंखें बंद रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ श्वास जारी रहता है, संतुलन के आसन है, उनमें हम श्वास जारी रख सकते हैं क्योंकि आंखें खुली रहेंगी। फिर जब हम वापस करेंगे तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले पीठ, मध्य पीठ को, फिर लोअर बैक को, अंत में हिप्स को ज़मीन तक ले आएंगे। पैरों को धीरे धीरे ज़मीन की तरफ लाना, एकदम से पटकना नहीं है। योगिक क्रियाओं में हमारे जो आसन हैं उनमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि योग हमें जीवन में रिदम सिखाता है। क्रियाओं में रिदम हो, श्वास के बहने में रिदम हो, हमारे बोलने में रिदम हो, हमारे सोचने में रिदम हो, और सच्चाई तो यह है कि हमारे जीवन में रिदम हो। जिन लोगों के जीवन का सुरताल बिगड़ जाता है तो वो लोग आखिरकार योग की शरण में ही आते हैं। तो ये सर्वांग आसन जितनी देर के लिए हम करते हैं उतनी ही देर हमें शरीर को ढीला छोड़ करके आराम भी करना चाहिए। सर्वांग आसन के पश्चात में इसको हम शिथिलीकरण कहते हैं, जो भीम इस समय कर रहे हैं। सर्वांगासन एक ही बार करने की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे इसकी अवधि को हम बढ़ाएंगे। लंबा कद करने के लिए केवल देखो, जैसे कहते हैं ना, व्यायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन खाली व्यायाम ही करते रहे तो शरीर का विकास नहीं होगा अगर हम खान पान ठीक से नहीं करेंगे। तो योगिक क्रियाएं करें, साथ में आहार हो। छोटे बच्चे विशेष रूप से दिन में कम से कम 3 बार, जिनको हाइट बढ़ानी है वो 3 बार दूध का प्रयोग किया करें। कैल्शियम बढ़ाने वाली चीज़ों में आजकल आंवला, और ये आंवला तो 12 मासी चीज़ है, ताज़ा जो है वो इस मौसम में आता है। उसके बाद आपको सूखा मिलेगा, नहीं तो आंवले का मुरब्बा मिलेगा, आंवले का सेवन करें। तीसरी चीज़ ये है कि केले का वो भरपूर सेवन करें। ऐसे बच्चे जो आंवले का प्रयोग करते हैं, केला का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, और जिनको हम कहते हैं जंक फूड और फास्ट फूड, उनके भरोसे नहीं रहते हैं, उनसे बाहर निकल आते हैं, तो उन लोगों की हाइट बहुत अच्छी डेवलप होती है। मौसम के शाक सब्जी उनका सेवन करें, मौसम के फलों का सेवन करें, और जो चीज़ें खास तौर से बताई गई हैं उनका नियमित अभ्यास करें। आपकी हाइट छुए बढ़ेगी और हमारे जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से हम कह सकेंगे कि छुए गगन हमारे बच्चे। बच्चों में छोटे कद की समस्या के निवारण के लिए हमने आज योगिक क्रियाओं में जो चीज़ें सीखी, आइए उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने सीखा ताड़ासन, हमने सीखा सर्प आसन, हमने सीखा ऊष्ट्र आसन और सर्वांग आसन। आहार के बारे में जो बातें बताई गई उनका पालन करें। आपको, क्योंकि जीवन की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका इलाज योग साधना के पास नहीं।